नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 वीडियो आज हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर के 400 तक करेंगे। तो जो लोग भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। रेलवेज़ के तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। ये इंडियन पॉलिटी का सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी रेलवे का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का हो या रेलवे के तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू गेट द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा में मेंबरशिप के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिन लोगों को भी आंसर पता होगा वो लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो राज्यसभा में मेंबरशिप के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर कितना है? 30 ईयर्स। कितना है? 30 ईयर्स। During a new confidence motion against his own government, the Prime Minister of India cannot participate in voting। और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन सी चीज़ में वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। कब वोट नहीं कर सकता? तो वोट कब नहीं कर सकता? अगर प्राइम मिनिस्टर एक राज्यसभा मेंबर है तो वोटिंग नहीं कर सकता है। The Prime Minister of India cannot participate in voting on a motion of no confidence against his own government if he is अभी हमने डिस्कस किया, if he is what? Member of Rajya Sabha। Who is responsible for creation of All India Services? All India Services को क्रिएट करने के लिए कौन सा बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? तो सभी लोग को पता होना चाहिए, राज्यसभा। द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का करंट स्ट्रेंथ कितना है? तो 245। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा इज। तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने हो सकते हैं? तो 552 मेंबर्स हो सकते हैं। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा? तो लोकसभा में अभी की बात करें तो कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 543। नेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के फर्स्ट स्पीकर का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, जीवी मावलंकर जो थे, मावलंकर, ये फर्स्ट स्पीकर थे इंडियन पार्लियामेंट के। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। मनी बिल को जो है सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता, ओनली इन लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मोर देन 1 सीट इन लोकसभा? ठीक है, एक सीट से ज़्यादा है, तो वो कौन सा है? मेघालय। Which acts as the chairman of joint sitting of लोकसभा एंड राज्यसभा? तो जॉइंट सिटिंग जब होता है लोकसभा राज्यसभा के, उसमें चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो लोकसभा स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर। Who among the following was the speaker of लोकसभा before ओम बिरला? ओम बिरला से पहले लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो वो थी सुमित्रा महाजन। Who among the following decides whether a particular bill is a money bill or not? कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं है? वो डिसाइड कौन करता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो डिसाइड करने वाले लोकसभा स्पीकर होते हैं। द डैश टेक्स द डिसीजन टू डिक्लेयर एनी बिल टू बी ए मनी बिल। अभी हमने बात किया स्पीकर ऑफ लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन हैज़ नेवर बीन ए लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा? लोकसभा के कभी भी वो मेंबर नहीं रहे थे, वो कौन से पॉलिटिशियन हैं? तो आपको बताना है। तो श्री मनमोहन सिंह जो है कभी भी लोकसभा के लीडर नहीं रहे थे। नेक्स्ट, इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ 2019 वेयर कंडक्टेड टू कंस्टिट्यूट विच लोकसभा? तो आपको कौन से नंबर का लोकसभा था
जो 2019 का इलेक्शन हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी जीते थे, तो आपको बताना है कौन से नंबर का था, तो वो था 17th नंबर का। तो अभी जो चल रहा है वो 18th नंबर है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, तो लोकसभा के स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए सभी लोग मिलके करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पीकर ऑफ सेकंड लोकसभा, जो सेकंड लोकसभा हुआ था उस समय के स्पीकर कौन थे, उसमें के स्पीकर थे एम अनंतशयनम अयंगर, एम अनंतशयम अयंगर। व्हेन वेयर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन है, तो पहला लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था, तो 51-52 के बीच में हुआ था, 51-52 में हुआ था। हु वाज द प्रोटम स्पीकर ऑफ द 17th लोकसभा, प्रोटम स्पीकर कौन थे 17 लोकसभा के, तो आपको पता होना चाहिए थे वीरेंद्र कुमार। हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ए न्यूली कंस्टिट्यूटेड लोकसभा, तो नया जो लोकसभा बना था उसका फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन रहे थे, तो ये रहे थे आपके, कौन रहे थे, प्रोटम स्पीकर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है किसको रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर पे टिक मत लगा दीजिएगा, ठीक है। टू हुम आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, फिर से मैंने बताया वो कौन है, लोकसभा। हु वाज द स्पीकर ऑफ 16th लोकसभा, 16th लोकसभा स्पीकर कौन थी, तो आपको बताना है वो कौन थी, सुमित्रा महाजन थी, ठीक है, सुमित्रा महाजन, उसके बाद ओम बिरला और फिर उसके बाद, चलिए आगे देखते हैं। तो 17th लोकसभा के जो स्पीकर थे ओम बिरला रहे, 16th के सुमित्रा महाजन। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो अभी हमने जस्ट बताया आपको, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको समझनी है कि यहाँ पे वीमेन स्पीकर कहा गया, फर्स्ट वीमेन, पहला वाला बोला गया है, रिसेंट नहीं, हाँ फर्स्ट, तो फर्स्ट जो थी वो मीरा कुमार थी, कौन थी, मीरा कुमार। हु इज़ द करेंट एज ऑफ February 2018, थोड़ा प्रीवियस से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द इंडियन लोकसभा, ठीक है। तो 2018 के टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर इंडियन लोकसभा की कौन थी, तो वो थी, बताइए कौन थी, ये थी एम थम्बीदुराई, एम थम्बीदुराई जो थी डेप्यूटी स्पीकर थी 2018 में। हु अमंग द फॉलोइंग द करेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो अभी के टाइम की अगर हम बात करें वो तो ओम बिरला समझ में आती है बात, लेकिन उस टाइम की बात थी उस समय पे सुमित्रा महाजन थी, 2018 के टाइम की बात हो रही है। हु वाज द स्पीकर ऑफ 16th लोकसभा, अभी फिर से पूछा गया 16th लोकसभा के स्पीकर कौन रहे थे, ठीक है, तो सुमित्रा महाजन। तो 16th कौन थी, सुमित्रा महाजन, और 17th ओम बिरला, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर इज द 17th लोकसभा इलेक्शन प्रपोज टू बी हेल्ड, 17th लोकसभा जो है कौन सी ईयर में होगा, जो कि ऑफकोर्स हो चुका है 2019 में होगा ऑफकोर्स, ठीक है। एज ऑफ 17th लोकसभा इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा कौन, उस समय जो 17th लोकसभा बना उसमें एक लीडर कौन बने, ऑफकोर्स जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही लीडर होते हैं, ठीक है। तो कौन हो गए थे, नरेंद्र मोदी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोकसभा लीडर ऑफ द हाउस मीन्स, लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है, ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, या तो प्राइम मिनिस्टर खुद हो या प्राइम मिनिस्टर ने किसी को नॉमिनेट कर रखा है तो उसे लीडर ऑफ द लोकसभा कहेंगे। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एज द मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा का मेंबर आपको बनना है तो आपको कम से कम कितने साल का होना चाहिए, तो आप कम से कम कितने साल के होने चाहिए, तो 25 साल के होने चाहिए, 25 ईयर्स। हु अमंग दिस हैज़ बीन द स्पीकर इन लोकसभा, तो लोकसभा में स्पीकर कौन रह चुके हैं, तो सुमित्रा महाजन, हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर का टेन्योर कितना होता है, उतना ही होता है जो जितना कि प्राइम मिनिस्टर का होता है, 5 ईयर्स। द quorum required for the constitution of Lok Sabha meeting is,
द कोरम रिक्वायर्ड फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा मीटिंग इज डैश ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो अगर देखिए, अगर लोकसभा की मीटिंग अगर स्टार्ट करनी है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, ठीक है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तो 1/6 होने चाहिए। कितना? 1/6, ठीक है। मतलब अगर 552 मेंबर्स है, या मैं अभी 540 मेंबर्स पे अगर पकड़ूँ, वैसे तो 543 होता है, 540 का 1/6 कितना हुआ? 90 मेंबर्स। तो 90 प्लस मेंबर्स अगर होगा तभी लोकसभा मीटिंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो सिक्स का मतलब 1/6, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा सुमित्रा महाजन रिप्रेजेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सुमित्रा महाजन जो थी वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिनोट करती थी? इंदौर को। विच स्टेट हैज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। लोकसभा में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किसका है? तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ था, लेकिन ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सबसे हाईएस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश का है। हाईएस्ट किसका है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का है 48 सीट्स। कितना? 48 सीट्स। करेंटली विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। तो अभी हमने बात किया, उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स है। नेक्स्ट, इन 2014 द लोकसभा इलेक्शंस वेर हेल्ड। तो 2014 में अगर एक साल पीछे अब चले तो कौन सा था? 16th लोकसभा। कौन सा? 16th लोकसभा। Which article of the Constitution of India provides that there will be a council of ministers with the Prime Minister as its head to aid and advise the President who shall exercise his or her functions in accordance to the advice। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में ये बातें कही गई है तो आपको बताना है कौन से आर्टिकल में है। ये आर्टिकल नंबर, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है यूनियन कैबिनेट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ चुका है यूनियन कैबिनेट, चैप्टर 15, ठीक है, यूनियन कैबिनेट। तो ये आर्टिकल 74 फर्स्ट पार्ट ये बताया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे, और वो प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होगा कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करे, ठीक है, और उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा। तो आर्टिकल 74 फर्स्ट पार्ट में ये बात कही गई है। इन इंडिया इम्पीचमेंट प्रोसेस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डैश फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस किसके ऊपर नहीं लगता है? तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगता है, प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगता है, चीफ जस्टिस के ऊपर इम्पीचमेंट लगता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इम्पीचमेंट लगता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगता है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम the legislative, judicial and emergency are actually exercised by the president on the advice of। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करते हैं? तो सभी लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Who among the following shall communicate to the president all the decisions of the council of ministers under article 78। तो अंडर आर्टिकल 78 के अंदर प्रेसिडेंट किससे जो है जो भी डिसीजंस लेंगे किन से बात करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो वो कौन रहेंगे उनके साथ? ठीक है, तो ये रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करेंगे, और जो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो आर्टिकल 78 में बताया गया वो प्राइम मिनिस्टर से सलाह करके सारे फैसले लेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, according to the Indian Constitution, he among the following does not constitute the Council of Ministers। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, तो अब मिनिस्टर्स हुआ द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो कौन सा करेक्ट होगा आंसर इसका बताइए जरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हु among the following became the acting prime minister of India twice। एक्टिंग मतलब क्या होता है? जब प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर गए हुए रहते हैं, ठीक है, या फिर उनका डेथ हो जाता है, या फिर कोई भी XYZ रीजन से प्राइम मिनिस्टर अगर अवेलेबल ना हो तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का काम करो। बेसिकली आप एक तरह से आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, हालांकि ऐसा कोई पोस्ट होता नहीं, बट इसको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार बन चुके थे, ठीक है। ये ऐसा कब हुआ था
कि पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू जी का डेथ हो गया था, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री का जी भी डेथ हो गया था 1966 में। तो गुलजारी लाल नंदा जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर 2 बार बन चुके हैं। डैश सर्व ट्वाइस एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, अभी हमने बताया गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा टुक ओवर एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर। सेकंड टाइम, पहली बार तो जवाहरलाल नेहरू थे और सेकंड टाइम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहला और आखिरी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? तो अभी हमने जस्ट आपसे बात किया था गुलजारी लाल नंदा। Who among the following heads the ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कमेटी, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस कमेटी के हेड कौन होते हैं? तो ये होते हैं कौन? आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो 350 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कितने मिनिस्टर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं? तो 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स हैं, तो 15% ऑफ 543 मेंबर्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं। हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, अभी जस्ट बताया था 15% ऑफ द टोटल नंबर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। विच प्राइम मिनिस्टर वॉज बोर्न आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, भारत की आज़ादी के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो बने? वो नरेंद्र मोदी जी थे। तो नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म हुआ था वो, वैसे हमारा देश आज़ाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? बर्थ कब हुआ था? नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा बर्थ हुआ था 20 सितंबर। ठीक है, चलिए, सो 17 सितंबर 1950 गुजरात में हुआ था इनका जन्म। चलिए आगे बात करते हैं। द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1977 टू 1979, 2 साल की बात हो रही है। ये कौन थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये थे जगजीवन राम। विच ऑफ दिस इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट फेस पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को कभी फेस नहीं कर पाए, ये कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर को फेस नहीं कर पाए थे। ठीक है, Who among the following served the longest period as प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो बने रहे वो जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964। ठीक है, तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में वर्क किया। ठीक है, Who among the following was has served as the prime minister for the longest time? जस्ट हमने बात किया जवाहरलाल नेहरू। Which former prime minister was the deputy prime minister during मोरारजी देसाई regime? तो मोरारजी देसाई का जब डेथ हुआ था तो उसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? तो आपको बताना है ये कौन बने थे। ये बने थे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। A person who is not a member of both houses of the parliament can be appointed as the member of the council of minister, but he can be the member of the either of the 2 houses dash will be in। हाँ, 6 महीने के अंदर जो है ना नए अपॉइंटमेंट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो कब तक वो बने रहेंगे? अगर किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, ठीक है, फिर भी वो 6 महीने के लिए जो है वो बने रहेंगे किसी भी एक हाउस के, जब तक नया अपॉइंट होके या इलेक्ट होके नहीं आ जाते। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट्स विच कंस्टिट्यूएंट इन द लोकसभा, सभी को पता है वाराणसी से ये जो है लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू एज टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर? अगर आपको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप कितने साल के कम से कम होने चाहिए? तो आपका एज अगर 25 साल भी है, 25 ईयर्स भी है, तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हैं।
हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए चीफ मिनिस्टर बिफोर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कौन चीफ मिनिस्टर कभी नहीं रहे? ठीक है, तो वो कौन नहीं रहे? इंदिरा गांधी कभी भी किसी चीफ मिनिस्टर नहीं रही, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ किसके होते हैं? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये होते हैं CSIR। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज होस्टेड द नेशनल फ्लैग द रेड फोर्ट फॉर मैक्सिमम टाइम? तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेड फोर्ट पे झंडा फहराते हैं भारत का। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के टाइम पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि रेड फोर्ट में सबसे ज़्यादा कौन, तो जो सबसे ज़्यादा लंबा सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू रहे। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रेड फोर्ट पे नेशनल फ्लैग होस्टिंग किया था। 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी आप जानते हैं कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर? इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन कभी नहीं रहे? ठीक है, हु वाज नेवर द प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो आपको पता होना चाहिए VK कृष्ण मेनन जो थे वो कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे थे। एजुकेशन इज़ द फंक्शन ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया था। ये आपका एजुकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है। हु फर्स्ट प्रिसाइडेड द यूनियन बजट इन 1947? 1947 के टाइम पे, उस समय पे किन्होंने यूनियन बजट को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AK सनमुखम सेठी। AK सनमुखम सेठी जो है ये आपके फर्स्ट टाइम बजट को पेश किए थे। ठीक है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ। हु सर्व्ड एज अ फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? होम मिनिस्टर सभी लोग को पता है कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो सभी लोग को पता होना चाहिए कि फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी आपके कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहे और ये होम मिनिस्टर भी थे। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो पहला यूनियन बजट किन्होंने पेश किया था? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, वो कौन थे? RK सनमुखम सेठी। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 और उसका नाम है गवर्नर। तो हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? गवर्नर। ठीक है, हु इज़ द करंट 28th गवर्नर ऑफ केरला? हालांकि अब तो चेंज हो चुका है, लेकिन फिलहाल उस समय एग्जाम में आए थे। तो अभी करंट जो गवर्नर है, ठीक है, तो वो गवर्नर कौन बने थे? अभी जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। ठीक है, तो ये उस टाइम पे तो अगर हम 2019 की बात करें तो उसमें P सदाशिवम थे, लेकिन अभी हम रिसेंटली 2025 की बात करें, 2025 की बात करें तो रिसेंटली कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, तो आरिफ मोहम्मद खान 2019 के टाइम पे रहे थे 22वें केरला के। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है करंट गवर्नर है 2025 में। हु विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर? तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, कौन सा आर्टिकल में दिया गया? तो ये आर्टिकल 164 में दिया गया है। आर्टिकल 164 में बात कही गई है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट गवर्नर करेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? अब गवर्नर को अपॉइंट क्या करें? तो चीफ मिनिस्टर का पॉइंट 164 में था।
चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट था वो किस में था, 164 में था। तो उससे जस्ट ऊपर पहले तो गवर्नर आएगा, ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर आएगा, तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा 164 में। लेकिन गवर्नर जस्ट पीछे चलेंगे तो क्या होगा बताइए, तो गवर्नर को अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, तो कौन सा, तो वो होगा आर्टिकल 155 में। तो आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होता है, और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज डन बाय कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, द्रौपदी मुर्मू अभी हैं, ठीक है, वो गवर्नर का अपॉइंटमेंट करती है। Who among the following has the power to grant pardons under Article 161 of the Constitution of India? तो आर्टिकल 161 में माफ़ी नामा का एक आर्टिकल है, वो किसके लिए है, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, यह है गवर्नर के लिए, ठीक है। गवर्नर के पास ये पावर है, आर्टिकल 161, वो किसी को भी माफ़ कर सकता है, सस्पेंड, रिमाइट, कम्यूट और सेंटेंस और किया गया। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टेट गवर्नर। गवर्नर बनने के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ही और सी मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अगर वो राज्यसभा का मेंबर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि अगर ऐसा नहीं कि राज्यसभा का मेंबर है तभी गवर्नर बनेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए गवर्नर बनने के लिए, सही बात है, 35 ईयर्स एज होना चाहिए, ये भी बात सही है, ठीक है। हाँ, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए वो, अगर है तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा स्टेट गवर्नर बनने के लिए, ठीक है। तो राज्यसभा का मेंबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट, अभी हम जस्ट बात किए थे 35 ईयर्स ऑफ क्या एज होना चाहिए गवर्नर बनने के लिए। हु अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है, ठीक है। बाय हुम इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड, फिर से मैंने बताया गवर्नर को वाइस प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट, ठीक है। Who is called as the head of administration of the union territory of the Republic of India? यूनियन टेरिटरी के कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, पता होगा, यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंडिया। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है आपको ये बताना है। तो ये बेसिकली वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन बेसिकली लेफ्टिनेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज इंडिया are elected acts as the head of the union territory। तो यूनियन टेरिटरी का हेड की तरह काम करता है, आपको हमने जस्ट बताया था अभी, है ना। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सभी लोग को पता है फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। तो अब नया चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट नंबर चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है स्टेट लेजिस्लेचर। क्या नाम है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। तो फर्स्ट फीमेल जो थी वो थी सुचिता कृपलानी। तो आपको पता होना चाहिए कि सुचिता कृपलानी जो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन ये कहाँ की थी, ये थी उत्तर प्रदेश की। कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, लेजिस्लेटिव गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, काउंसिल ऑफ स्टेट, ऐसी भी बात नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइस प्रेसिडेंट, ये भी गलत है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, यस, एमएलए होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये करेक्ट है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स including the chief minister in the council of ministers in a state cannot exceed dash of the total members of the legislative assembly of that state। तो कितना, अभी हमने जस्ट बताया था 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 में द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है,
तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ, लेस देन 60 भी नहीं चलेगा, 60 प्लस से लेकर के लेस देन 500, ठीक है, 500 से नीचे के बीच में। नेक्स्ट, एज ऑफ अक्टूबर 2020 हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स है बाई कैमरल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाई कैमरल किसमें, इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या कितने हैं ऐसे स्टेट्स जिसमें बाई कैमरल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे 6 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 6 स्टेट्स। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है और यूपी है। व्हाट डज बाईकैमरल मीन? बाईकैमरल का मतलब क्या होता है? तो बाईकैमरल का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर्स को 2 पार्ट में या 2 असेंबली में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 असेंबलीज। एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो अभी मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश है। विच स्टेट डज नॉट हैव द विधान परिषद दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल? किसका नहीं है? कर्नाटका का है, यस। कर्नाटका का यस, तेलंगाना का भी है यस, महाराष्ट्र का भी है, केरला का नहीं है। केरला का नहीं है। अच्छा, एक सेकंड। तेलंगाना क्या पूछा? डज नॉट हैव ए विधान परिषद, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट, तेलंगाना, यस, तेलंगाना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। तो सब लोग नोट कर लीजिएगा, केरला में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स? तो एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हो सकता है, ऐसा कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो आर्टिकल 169 में, आर्टिकल 169 में कहा गया है कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा। कौन सा आर्टिकल? 169। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली? तो कौन सा ऐसा जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है? तो सभी लोग को पता है दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर बने रहे वो कौन थे? ठीक है, वो है पवन कुमार चैमलिंग, ठीक है। पवन कुमार चैमलिंग जो थे वो सबसे लंबे समय तक बने रहे और ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे। कौन? सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स बिकम द चीफ मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म? अभी हमने बताया था पवन कुमार चैमलिंग सिक्किम के, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? तो फर्स्ट फीमेल अभी हमने बताया था सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अच्छा, बंगाली फर्म सुचिता कृपलानी जो है चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। हालांकि बंगाली ब्राह्मण फिल्म फैमिली अम्बाला में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सुचिता कृपलानी, अम्बाला पंजाब। हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? तो अभी हमने बात किया सुचिता कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट बार बार हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर और करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल? सबको पता है योगी आदित्यनाथ पहले मंदिर में क्या थे? पुजारी थे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। गोरखनाथ टेम्पल में कौन से, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कौन से टेम्पल में? गोरखनाथ टेम्पल, गोरखनाथ टेम्पल में ये पुजारी थे, ठीक है, ठीक है। और ये 21st CM बन चुके थे उत्तर प्रदेश के। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कौन सा चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू यानी फॉल्स है। एट द स्टेट लेवल द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इज सिमिलर टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एट द सेंटर, नहीं ऐसा नहीं है। गवर्नर का जो पोस्ट होता है ना वो इक्विवेलेंट होता है जैसे प्रेसिडेंट का है, तो चीफ मिनिस्टर का उतना पावर नहीं है, गवर्नर के पास ज़्यादा पावर्स है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा, तो ये वाला गलत है। गवर्नर अपॉइंट दोज पर्सन्स चीफ मिनिस्टर रिकमेंड्स, चीफ मिनिस्टर द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ये भी सही है। गवर्नर अपॉइंट्स, गवर्नर उसी को अपॉइंट करता है जिसको चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करता है, ये सही बात है। चीफ मिनिस्टर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज ही इज ए मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर मेजॉरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर मेजॉरिटी है उसका तो उसे निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते, तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो आपको कम से कम कितना होना चाहिए, वो इतना ही जितना कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए। अब आप खुद ही सोच लीजिए कितना है, 25 ईयर्स। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर बनने के लिए 35 ईयर्स है, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स है, चीफ मिनिस्टर या मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए 25 ईयर्स है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चल के आ रहा है वो है हमारा चैप्टर 18 जुडिशरी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 400, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज हो या सेशन जज हो किसके कंट्रोल के अंदर होता है, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं प्रोफेसर अभिरंजन सर फिर से आप लोगों के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रेलवे के तमाम एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पॉलिटी के सीरीज़ में कर रहे हैं। आज हम अपने पॉलिटी का पार्ट 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, और जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और मिलते हैं पार्ट 5 वीडियो में, क्वेश्चन में 500 से 600 तक करेंगे हम। 400 तक हमने आज कर लिया, 400 से 500 करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।